दोस्तों, इंजीनियर कोड क्लास में आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 की, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज 112 अरेंजमेंट फॉर ट्रैफिक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वीडियो 1 क्लोज 112.1 जनरल द कॉन्ट्रैक्टर शैल एट ऑल टाइम कैरी आउट वर्क ऑन द हाईवे इन ए मैनर क्रिएटिंग least interference to the flow of traffic while consist with the satisfactory execution of the same। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को हर समय हाईवे पर कार्य इस प्रकार करना होगा कि यातायात के प्रवाह में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हो तथा कार्य का सेटिस्फैक्ट्री एक्सिक्यूशन हो। इसमें यह बताया गया है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे रोड पर, तब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके कारण ट्रैफिक को मूवमेंट करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। For all works involving improvements to the existing highway, the contractor shall, in accordance with the directive of the engineer, यानी कि एग्जिस्टिंग हाईवे में सुधार से संबंधित सभी कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को इंजीनियर के निर्देश के अनुसार कार्य में निष्पादन के दौरान प्रोवाइड एंड मेंटेन ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन ऑफ द वर्क ए पैसेज for traffic either along a part of the existing carriageway under improvement or along a temporary diversion constructed close to the highway। यानी कि मौजूदा कैरिजवे के एक हिस्से के साथ या हाईवे के निकट निर्मित अस्थायी डाइवर्जन के साथ यातायात के लिए एक मार्ग उपलब्ध कराना होगा और उसका रखरखाव करना होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे जो है, यानी कि जो अपना रोड पहले से बना हुआ है, उसमें सुधार करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को इंजीनियर के निर्देश मानने होंगे और उसमें जब कंस्ट्रक्शन करना है, जो मौजूदा कैरिजवे है उसके एक हिस्से के निकट अस्थायी डाइवर्जन बनाया जाएगा और अपना कार्य किया जाएगा ताकि ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और अपना वर्क भी डिस्टर्ब ना हो। Before taking up any construction or maintenance operation, the contractor shall prepare a traffic management plan for each work zone and submit it to the engineer for prior approval। यानी कि किसी भी निर्माण या रखरखाव कार्य को शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को प्रत्येक कार्य क्षेत्र के लिए एक यातायात प्रबंध योजना तैयार करनी होगी और उसे पूर्व अप्रूवल के लिए इंजीनियर को प्रस्तुत करना होगा। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी निर्माण कार्य जब कॉन्ट्रैक्टर शुरू करेगा और उसमें अपना कार्य शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर जो है जो यातायात प्रबंध योजना यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगा और इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा उसके अप्रूवल के लिए। जब इंजीनियर उसका अप्रूवल दे देगा उसके बाद ही वहां पर कार्य करना है और ट्रैफिक को किस प्रकार मैनेज करना है वो सब चीजें मैनेज करने के बाद वर्क स्टार्ट करेंगे। द प्लान शुड इंक्लूड इंटर एलिया। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल होना चाहिए, यानी कि कुछ और टर्म एंड कंडीशन है वो भी इसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, प्रोविजन ऑफ ए क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर विद सपोर्ट स्टाफ टू सर्व एज ए साइट सेफ्टी टीम। यानी कि साइट सुरक्षा टीम के रूप में कार्य करने के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ एक योग्य सुरक्षा अधिकारी का प्रावधान। इसमें यह बताया गया है कि साइट पर सुरक्षा टीम के रूप में जो कार्य करेंगे उनके साथ साथ एक उनका मैनेजर यानी सुरक्षा अधिकारी को अपॉइंट करना होगा। सेकंड, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी डिवाइस एंड रोड साइनेज इन कंस्ट्रक्शन जोन एज पर IRC SP 55 एंड अदर रिलेवेंट IRC कोड एंड पैरा 112.4। यानी कि IRC SP 55 और अन्य प्रासंगिक IRC कोड और पैरा 112.4 के अनुसार निर्माण क्षेत्रों में यातायात सुरक्षा उपकरणों और सड़क संकेतों का प्रावधान। इसमें यह बताया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन जो साइट है हमारी, वहां पर हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कैसे सुरक्षा इंतजाम करेंगे, उसके लिए IRC SP 55 और IRC के अन्य जो कोड हैं उनको लागू करना होगा और पैरा 112 में इसकी डिटेल भी दी गई होगी। थर्ड, सेफ्टी मेजर्स फॉर द वर्कर्स एंगेज इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। यानी कि कार्यरत श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित सुरक्षा उपाय। यानी जो कार्य कर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी उनको सेफ्टी जैकेट देने होंगे, हेलमेट देने होंगे, ग्लव्स देने होंगे, इस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम भी हमें करने होंगे। 4, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स अरेंजमेंट्स। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था, यानी फर्स्ट एड की व्यवस्था रखनी होगी, इमरजेंसी सेवाओं का अरेंजमेंट भी करना होगा। 5, डिटेल्स एंड ड्राइंग ऑफ अरेंजमेंट इन कंप्लायंस विद अदर सब सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि इस सेक्शन की अन्य सब सेक्शन के अनुपालन में व्यवस्थाओं को डिटेल एंड ड्राइंग्स। इसमें यह बताया गया है कि जो सेक्शन अपना हम पढ़ रहे हैं उसमें आगे और सब सेक्शन है जिनमें डिटेल और ड्राइंग के बारे में दिया होगा, तो डिटेल और ड्राइंग भी अपने पास उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्लोज 112.2 passage of traffic along a part of the existing carriageway under improvement for widening strengthening existing carriageway where part width of the existing carriageway is proposed to be used for passage of traffic, treated shoulder shall be provided on the side on which work is not progress। यानी कि
मौजूदा कैरिजवे को चौड़ा सुदृढ़ करने के लिए जहां मौजूदा कैरिजवे की चौड़ाई का कुछ भाग यातायात के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है, उस तरफ उपचारित शोल्डर प्रदान किए जाएंगे जिस तरफ कार्य प्रगति पर नहीं हो। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि हमें वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है। यानी कि क्या है, क्या बताया गया है कि अपना एग्जिस्टिंग रोड दिया गया है उसको कुछ चौड़ा करना है। यानी कि जो रोड का जो मेन कैरिज, जैसे मान लिया आपने पहले 7 मीटर का था, अब उसको दोनों साइड 1.5 मीटर और बढ़ाना है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि पहले एक साइड काम करना है और जो दूसरी साइड है वहां पर हमें टेम्परेरी शोल्डर बनाने होंगे ताकि ट्रैफिक आने जाने में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, द ट्रीटमेंट ऑफ द शोल्डर सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 150 mm थिक ग्रेनुलर वेट मिक्स मैकाडम वाटरबॉन्ड मैकाडम बेस कोर्स covered with bitumen surface dressing in a width of at least 1.5 meter and the treated shoulder shall be maintained throughout the period during which traffic uses the same to the satisfaction of the engineer। यानी कि इसमें यह बताया गया है शोल्डर के उपचार में कम से कम 1.5 mm मोटे दानेदार वेट मिक्स मैकाडम वाटरबॉन्ड मैकाडम बेस कोर्स प्रदान करना शामिल होगा। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो शोल्डर को हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो शोल्डर जो हमें बनाना है वो कम से कम 150 mm मोटा होना चाहिए और उसमें WMM और WBM जैसा मटेरियल हमें यूज करना है जिससे कम से कम 1.5 मीटर की चौड़ाई में बिटुमिन सतह ड्रेसिंग से ढका गया हो और उपचारित शोल्डर को उस पूरी अवधि के दौरान बनाए रखना है। और जो शोल्डर हमने बनाया है उसको कम से कम 1.5 मीटर की चौड़ाई तक हमें उसमें बिटुमिन करना है जिसके कारण वो पूरे जो कंस्ट्रक्शन कार्य है उसके दौरान वो टूटे नहीं, वो उसकी कंडीशन अच्छी बनी रहे, जिसके दौरान यातायात इसका उपयोग करता है इंजीनियर की संतुष्टि के लिए। इसमें यह है कि यातायात उसको यूज करेगा, जो ट्रैफिक है वो उनको यूज करेंगे तो उनके लोड के कारण वो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें उस पर एक बिटुमिन की लेयर भी बिछानी है। द कंटिन्यूअस लेंथ इन विच सच वर्क शैल बी कैरिड आउट वुड बी लिमिटेड नॉर्मली टू 500 मीटर एट ए पैलेस। यानी कि ऐसा कार्य जिस निरंतर लंबाई में किया जाएगा वह सामान्यतः एक स्थान पर 500 मीटर तक सीमित होगी। इसमें यह बताया गया है कि जो हमें काम करना है, कि जो वर्क हमें जो करना है वो एक बार में एक स्थान पर 500 मीटर तक ही करना होगा। हाउएवर वेयर वर्क इज अलाउड बाय द इंजीनियर इन लॉन्गर स्ट्रेच passing palace at least 20 meter long with additional paved width of 2.5 meter shall be provided at every 0.5 किलोमीटर इंटरवल। हालांकि जहां इंजीनियर द्वारा लंबे खंडों में कार्य की अनुमति दी जाती है वहां कम से कम 20 मीटर लंबे स्थानों से गुजरते हुए प्रत्येक 0.5 किलोमीटर के अंतराल पर 2.5 मीटर की अतिरिक्त पक्की चौड़ाई प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर हमें 500 मीटर से ज्यादा की लेंथ में कार्य करना है एक टाइम में तो उसके लिए पहले इंजीनियर से अप्रूवल लेना होगा और हमें क्या करना होगा कि हर 500 मीटर के बाद एक 20 मीटर लंबे एक्स्ट्रा 2.5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनानी होगी जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके, एक दूसरे को क्रॉस कर सके। इन केस ऑफ इसेंट्रिक वाइंडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 2 lane to 4 lane, the additional 2 lane would be constructed first and the traffic diverted to it and only thereafter the required treatment to the existing carriageway would be carried out। यानी कि मौजूदा 2 lane को 4 lane में विस्तारित करने के मामले में पहले अतिरिक्त 2 lane का निर्माण किया जाएगा और यातायात को उस पर की ओर मोड़ दिया जाएगा तथा उसके बाद ही मौजूदा कैरिजवे पर आवश्यक कार्य किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो 2 लेन से हमें 4 लेन बनाना है उसमें क्या होगा, एक पहले जो नई जो लेन बनानी है अपने को 2 लेन उसका निर्माण करना होगा ताकि अपना जो एग्जिस्टिंग रोड है उस पर अपना ट्रैफिक चलता रहे और उसके बाद जब वो अपना नया जो अलाइनमेंट नया जो 2 लेन है वो बन के तैयार हो जाए उसके बाद ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट किया जाएगा और फिर हमें एग्जिस्टिंग रोड जो है उसको बनाया जाएगा। इस प्रकार ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा। इन केस ऑफ concentric widening stipulation as in paragraph above shall apply। सेकेंडरी चौड़ीकरण के मामले में उपयुक्त पैराग्राफ में दी गई शर्तें लागू होगी। यानी ऊपर जो शर्तें दी गई थी, जो कंडीशन दी गई थी वो लागू करनी होगी। आफ्टर द वर्क्स आर कंप्लीटेड विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर द ट्रीटेड शोल्डर shall be dismantled, the debris disposed of and the area cleared as per the direction of the engineer। यानी कि कार्य पूरा होने के बाद इंजीनियर की स्वीकृति से उपचारित शोल्डर को हटा दिया जाएगा, मलबे का निपटान किया जाएगा तथा इंजीनियर के निर्देशानुसार क्षेत्र को साफ किया जाएगा। यानी कि जब हम काम कंप्लीट हो जाता है तो जो टेम्परेरी जो शोल्डर बनाया गया है उसको हटाना होगा और वो जो मिट्टी या मलबा जो बचा है उसको इंजीनियर के निर्देशानुसार वहां सफाई करनी होगी। क्लॉज 112.3 पासेज ऑफ ट्रैफिक अलोंग ए टेम्परेरी डाइवर्जन इन स्ट्रेचेज वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू पास द ट्रैफिक ऑन पार्ट विड्थ ऑफ द कैरिजवे। यानी कि ऐसे खंडों में जहां कैरिजवे की चौड़ाई के एक हिस्से पर यातायात को गुजारना संभव नहीं है, ए टेम्परेरी डाइवर्जन शैल बी कंस्ट्रक्टेड
with 7 meter carriageway and 2.5 meter earthen shoulder on each side. Total width of roadway 12 meter with the following provision for road crust in the 7 meter width. वहाँ 7 मीटर कैरिजवे और प्रत्येक तरफ 2.5 मीटर मिट्टी के शोल्डर, सड़क की कुल चौड़ाई 12 मीटर के साथ एक टेम्परेरी डाइवर्जन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 मीटर चौड़ाई में सड़क की परत के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाएगा। कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जो अपना एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ से हम उसके बिल्कुल पास से ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक अलग से टेम्परेरी डाइवर्जन बनाना होगा। ऐसी कंडीशन कहाँ आती है जहाँ हमें कलवर्ट बनाना हो, माइनर ब्रिज बनाना हो या मेजर ब्रिज बनाना हो। इस प्रकार की कंडीशन में हमें एक अलग से टेम्परेरी डाइवर्जन देना होता है, जिसमें जो मेन कैरिजवे होगा वो 7 मीटर चौड़ा होगा और उसके दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़े शोल्डर बनाने हैं, तो टोटल विड्थ अपनी 12 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो है टेम्परेरी डाइवर्जन का हमें निर्माण करना होगा और उसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट, अर्थवर्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थवर्क करेंगे वहां पर। सेकंड, 200 mm कॉम्पैक्टेड ग्रेनुलर सब बेस, यानी कि 200 mm संकुचित दानेदार उप आधार, यानी कि जीएसबी टाइप का जो मटेरियल है, जीएसपी वाला जो मटेरियल है वो 200 mm की कॉम्पैक्टेड थिकनेस जो है वो 200 होनी चाहिए, उसकी लेयर डालेंगे। उसके बाद 225 mm कॉम्पैक्टेड ग्रेनुलर बेस कोर्स, यानी कि उसके बाद 225 mm की कॉम्पैक्टेड जो WMM टाइप का मटेरियल है, WMM मटेरियल डालेंगे। उसके बाद प्राइमिंग एंड टैग कोट एंड, प्राइमिंग और टैग कोट। उसके बाद क्या करेंगे, प्राइम कोट लगाएंगे और टैग कोट लगाएंगे उस पर। प्री मिक्स कारपेट विद सील कोट, मिक्स सील सरफेसिंग। उसके बाद सील कोट मिक्स सील सरफेसिंग के साथ प्री मिक्स कॉलिंग, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, एक लेयर डालेंगे बिटुमिन की, सील कोट टाइप की या मिक्स सील की जैसे, या फिर DBM की एक थिन लेयर डाली जाएगी, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। नीचे अपन ने जीएसबी मटेरियल डाला है, ऊपर WM टाइप का मटेरियल डाला है और ये एक थिन लेयर डाली है अपने सील कोट टाइप की। इस तरीके से हम टेम्परेरी डाइवर्जन का निर्माण करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द लोकेशन ऑफ सच स्ट्रेच अलाइनमेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डाइवर्जन इंक्लूडिंग जंक्शन एंड टेम्परेरी क्रॉस ड्रेनेज प्रोविजन शैल बी एज अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर, यानी कि ऐसे खंड का स्थान, अलाइनमेंट और जंक्शन तथा अस्थायी क्रॉस जल निकासी प्रावधान सहित डाइवर्जन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि ऐसा कोई स्थान हो जहां आपने क्या रिवर आ गई या कलवर्ट देना है या MNB देना है, तो इस वहां का जो अलाइनमेंट है और जंक्शन है और जो टेम्परेरी जो जल निकासी है उसके प्रावधान के लिए टेम्परेरी डाइवर्जन जो बनाया जाएगा उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है इंजीनियर से अप्रूव करवाना हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।